क्या समझाया बेटा? एसेट्स क्या होता है? एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। एसेट मींस प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज मींस कर्ज, उधार। जो भी हम बोरो करते हैं, किसी से भी बोरो करे, किसी से भी उधार मांगे, वो होता है। और जो अपना है, खुद का है। अब एसेट के एग्जाम्पल क्या क्या है? कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड खर्चे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? एसेट्स। क्या होते हैं बेटा? कैश एसेट है, बैंक एसेट है, डेटर एसेट है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर। फिक्सचर क्या होता है? फिक्सचर एंड फिटिंग्स क्या होता है? जैसे ट्यूबलाइट फिक्सचर है, ये बोर्ड फिक्सचर है, फैन चल रहा है यहाँ पर, वो भी फिक्सचर है, ये एसी फिक्सचर है। तो ये हो गया एसेट। और भी एसेट है, अक्रूड इनकम, बिल्स, रिसीवेबल, और एक और नीचे देखो यहां फिक्स्ड डिपॉजिट। ये सब एसेट है। आज सब पूरे एसेट बता रहा हूं आज मैं। कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, फिक्स्ड डिपॉजिट, अक्रूड इनकम और बिल्स रिसीवेबल। अब कुछ ऐसे एसेट भी होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, बस आप बेच सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो और उसको बेच सकते हो। तो यहां पर लिख देना, जहां लायबिलिटी लिखा था मैंने, लायबिलिटी थोड़ा सा छोटा कर देना भी अपन। ये होगा अपना एसेट्स इतने सारे। तो ये टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। पहला इंटेंजिबल है गुडविल। दूसरा इंटेंजिबल एसेट है पेटेंट्स, जो इस साल बहुत आएगा। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस आता ना बार बार, वही है ये। थर्ड कॉपीराइट्स। फोर्थ ट्रेडमार्क। तो आज कुछ लिखना नहीं है, मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग दूंगा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, वो भेज दूंगा टेलीग्राम में। आप लोग को सुनते रहना है, बस देखते रहना है अच्छे से, क्योंकि आप लोग को फिर देख लेना, उसमें जो भी लिखना है लिख लेना फिर। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये आपके क्या है? एसेट है। तो कौन से वाले? इंटेंजिबल। गुडविल इंटेंजिबल है, पेटेंट इंटेंजिबल है, कॉपीराइट इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, जिसको आप टच। गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन। कितने लोग अपने जानते हैं, जिस कारण से भी सेल क्या होती है? बढ़ती है। सेल बढ़ती तो सही होता क्या है? मेन चीज सेल बढ़ेगी तो उसके बाद प्रॉफिट बढ़ता अपना, है ना। अब दूसरी चीज होती है बच्चों, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को पतला कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी जो होती है बच्चों, वो कम होती है एज कंपेयर टू एसेट्स। लायबिलिटीज के कुछ चुनिंदा नाम है, कुछ नाम है, यानी 8-10 नाम, बस उतना ही है, बस उससे ज्यादा कोई नाम नहीं है उसके। पहली लायबिलिटी जो होती है, आपने बोरो किया किसी से। बोरो का मतलब ये होता है कि आपने लोन लिया बैंक से, ठीक है। आपने उधार लिया बैंक से, आपने किसी बंदे से उधार लिया, कुछ भी उधार लिया। जैसे क्या? पहला, लोन फ्रॉम एनी बैंक। सेकंड, लोन फ्रॉम एनी पर्सन, लोन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, बैंक ओवर ड्राफ्ट, ये बैंक ओवर ड्राफ्ट है। पांचवा, क्रेडिटर। कई बच्चे क्रेडिटर को और
लोन फ्रॉम एनी पर्सन को सेम समझते हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग है। क्रेडिटर और लोन फ्रॉम एनी पर्सन। लोन फ्रॉम एनी पर्सन क्या होता है, किसी से उधार ले लेना, भाई 2 लाख रुपए दे दे 2 साल के लिए, भाई 4 लाख रुपए दे दे 1 साल के लिए, भाई 8 लाख रुपए दे दे 1 साल के लिए, वो होता है लोन फ्रॉम एनी पर्सन। और जब हम किसी से गुड्स लेके आते हैं, गुड्स, मेरी दुकान है साड़ियों की, मैं दिल्ली से साड़ी लेके आ रहा हूँ 5 लाख की, 5 लाख में से मैंने पे कर दिया 1 लाख, 4 लाख से 4 लाख पे कर दिया, 1 लाख बचा मेरा, तो जो बचा हुआ 1 लाख, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, क्रेडिटर है वो मेरा। ये डिफरेंस है क्रेडिटर में और लोन फ्रॉम एनी पर्सन में। 6, आउटस्टैंडिंग खर्चे, ओ ऑब्लिक एस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, और 7वां होता है अनअर्न्ड इनकम। अब मैं बच्चे से पूछूंगा, अगर बेटा बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट, बच्चे ये नहीं बता पाएंगे, कई बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट को पता होता है बेटा, बैंक से ज्यादा निकाल लेना। अब आप बोलोगे बैंक से कैसे ज्यादा निकालते हैं, हमारा तो सेविंग अकाउंट है, हम लोग नहीं निकाल पाते, आप नहीं निकाल पाते, मैं नहीं निकाल पाता। जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने खाते में एक लिमिट बनाते हैं, बैंक से बात कर लेते हैं, ये 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लेकर निकाल सकते हैं, बैंक अलाउ कर देता है, क्योंकि बैंक उस 50,000 जो एक्स्ट्रा देगा बैंक, उसमें इंटरेस्ट भी लेगा बैंक, है ना। तो अगर मैंने जमा किया 1 लाख रुपए, सुन लो अच्छे से, मेरी लिमिट है 50,000 की, तो 1 लाख के साथ साथ में 50,000 और निकाल सकता हूँ, 1.5 लाख, 1,50,000 में विड्रॉ कर सकता हूँ बैंक से। तो मेरे बैंक में बैलेंस क्या हो जाएगा, -50,000 -50,000, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, -50,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। और जो कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, हमारा पैसा, मालिक का पैसा, ओनर्स मनी, ओनर्स फंड और इंटरनल लायबिलिटी और नेट वर्थ। जैसे भगवानों के बहुत सारे नाम होते हैं, वैसे कैपिटल के बहुत सारे नाम है। क्या क्या नाम है, ओनर्स मनी, ओनर्स फंड, इंटरनल लायबिलिटी, नेट वर्थ, नेट असेट्स भी बोला जाता है इसको, और ओनर्स या प्रोप्राइटर्स फंड या ओनर्स इक्विटी। इतने सारे नाम है। मैंने क्या बोला, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो मैं अलग कर रहा हूँ इसको, बस एक बार फिर से बता दूं, कैपिटल का मतलब होता है ओनर्स मनी, ओनर्स फंड, फंड यानी पैसे ही होता है। इंटरनल लायबिलिटी, बिजनेस के लिए जो लायबिलिटी दो होती है बिजनेस की, एक बाहरी लायबिलिटी जिसको अपन लायबिलिटी के नाम से जानते हैं अपन लोग, और एक इंटरनल लायबिलिटी जिसको अपन कैपिटल के नाम से जानते हैं। लायबिलिटी कितनी होती है, 2। चलो अब आते हैं अपन रीवैल्यूएशन में आते हैं। पर जब मैं रीवैल्यूएशन पढ़ाता हूं तो पहले ये पढ़ाया एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल। अब सुनो बच्चों, जब रीवैल्यूएशन पढ़ना है तो आपको ये रटना है, मॉडर्न रूल्स, डेबिट ऑल इंक्रीज इन assets, credit all decrease in। जिसने ये सब पढ़ लिया, आज ये रिकॉर्डिंग देख लिया या अभी पढ़ लिया, समझ लो आपके 35 मार्क्स जो पार्टनरशिप के होते हैं, इसमें कम से कम 20-25 मार्क्स तो यही रहेगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के, उनमें ये सब रहता है। डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट, डेबिट all decrease in liabilities and capital, credit all increase in liabilities and capital, debit all expenses and losses, और क्रेडिट में आती कमाइयां और प्रॉफिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
ठीक है बेटा, तो सब बच्चे रट ले ये फॉर्मूला, ये रट ले। अब भी पूछूंगा, बनना चाहिए सबको। मॉडर्न रूल्स, ये 11वीं 12वीं क्या MBA में तक में ये चीज बहुत जरूरी है। CA करना तो भी ये भी चीज बहुत जरूरी है। बाय हार्ट इसको रट लो अच्छे से। डेबिट में ऐसे बढ़ते हैं, क्रेडिट में ऐसे डिक्रीज हो जाते हैं। डेबिट में ऑल डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल, क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। डेबिट में खर्चे होते हैं, लॉस होते हैं, क्रेडिट में इनकम होती है और गेन होती है। इसके बाद बेटा अब रिवैल्यूएशन की एंट्रीज की बारी है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यदि मैंने किसी बच्चे से पूछा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट बोल रहे हो, रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी क्यों नहीं बोल रहे हो? लायबिलिटी रिवैल्यू नहीं होती है, लायबिलिटीज को असेस किया जाता है। कौन कौन पैसे लेगा, फोन लगाओ पूछो, लेगा ना पैसे, कितने लेगा वो, फाइनल बात कर लो कितने लेने वाला वो, तो उसका असेसमेंट होता है लायबिलिटीज का। और एसेट का क्या होता है? रिवैल्यूएशन। एसेट का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का। अब सुनो, अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ, ये तो ठीक है, ये पढ़ा रहा हूं मैं, एक चीज और सिखा दूं। प्रीपेड एक्सपेंस जब मैं पूछूंगा ये एसेट होता है, आप लोग मालूम है, पर बेटा होता क्या है? तो बोलना भैया एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। क्या बोलोगे? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। फिर मैं आपसे पूछूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? तो बोला भैया एक्सपेंसेस ड्यू है, देना है, बट नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं किया अपन ने, नॉट येट लिख देना, येट। अब येट का मतलब क्या हो गया? अभी तक पे, अक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। और चौथा वर्ड होता है अनअर्न्ड इनकम, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब मैं किसी बच्चे से पूछा ये चारों वर्ड्स जो बन के आए हैं ये कौन से कॉन्सेप्ट बन के आए हैं? 11वीं क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े आपने, भूल गए होंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट बने, ये चार वर्ड्स, उस कॉन्सेप्ट का नाम है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या बोलोगे बेटा? अक्रूवल कॉन्सेप्ट से बने ये चारों, ये चार चीज, प्रीपेड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस पेड इन एडवांस, यानी एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस देना है पर अपन ने दिया नहीं है, ये है लायबिलिटी। अक्रूड इनकम, कमा लिया पर पैसा मिला। अक्रूड इनकम क्या होता है? पैसा कमा लिया और अपन को मिला। अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या होता है बच्चा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनको अलग कर देना। तो अगर मैं किसी से पूछूंगा और नहीं बनेगा तो लपड़िया दूंगा। अब मैं सुनिए बेटा, पूछूंगा और नहीं बनेगा लपड़िया दूंगा। लपड़िया देने वाला क्या होता है? क्या होता है लपड़िया मतलब? बाहर देना, गुड। तो लपड़िया देंगे अपन, है ना? तो सुनो, जैसे भी पुरुषों को बच्चे से प्रीपेड, प्रीपेड क्या होता है? तो बोलना प्रीपेड क्या होता है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? बोला भैया देना है, दिया, देना है पर दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग। अक्रूड क्या होता है? बोला भैया कमा लिया पर अपन को मिला। आखिरी वर्ड होता है अनअर्न्ड इनकम। कोई पैसा अपन को दे जाए और अपन ने कमाया ना हो, कोई मेरे को साल भर की फीस दे दे, वो साल की फीस दे दे अभी से, तो मेरे सर पे बोझ चालू हो गया। पैसा तो आया, खुशी की बात पैसा आया, बट एक लायबिलिटी भी है कि उस बच्चे को वो साल पढ़ाना, चाहे बीमार हो, चाहे आप नाच रहे हो, चाहे गा रहे हो, चाहे शादी हो आपकी, आपको उसका पूरा कोर्स करवाना पड़ेगा। सर पे बोझ। चलो अब चालू करते हैं एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज किस कौन टॉपिक पढ़ा था बोलो? एंड रीअसेसमेंट ऑफ जर्नल एंट्रीज। पहली
ऐसा लिख के आएगा इंक्रीज अनिल पानी ला दे। इंक्रीज बिल्डिंग ₹40,000। बिल्डिंग इंक्रीज बाय, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, बिल्डिंग ऐसे लिख के आगे प्रॉब्लम में, यानी इंक्रीज बाय ₹40,000। बिल्डिंग बढ़ गई कितने से? बच्चों बात ये है रिवैल्यूएशन होता क्यों है, सुनना मेरी बात अच्छे से जो मैं बता रहा हूं आज। रिवैल्यूएशन होता क्यों है? मैं और मेरा पार्टनर अनिल, हम दो पार्टनर हैं। हम लोग काम कर रहे हैं 15 साल से। मैंने 2005 में कोचिंग चालू किया था, जब एक झोपड़ी थी, 2-4 बच्चे होंगे, ठीक है। काम करते करते नाम हो गया, पूरे शहर में नाम हो गया। पर ये कोचिंग बात करो, मैं कोचिंग वाला करो, बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ऐसे बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोचिंग में बढ़ते हैं, पर कोचिंग में बढ़े नहीं उठते, इसलिए बता रहा हूँ कुछ और एग्जाम्पल जो आपको समझ में आए। आप और आपके पार्टनर ने काम चालू किया था, तो आप लोग बहुत छोटे लेवल पे काम चालू किया था, छोटी बिल्डिंग थी। 15 साल में आपने इतना पैसा कमा लिया बेटा कि आपके पास बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग खरीद ली आप लोगों ने। कब खरीदी? वही 10 साल पहले। और बिल्डिंग कितने की खरीदी मालूम है? 8 लाख की बस थी। आज वो बिल्डिंग निकाली जा रही है, वो हो रही है 15 लाख की। नया पार्टनर आएगा, हम तो काम कर रहे हैं, एक नया पार्टनर आएगा तो बोले भैया बिल्डिंग में मेरा भी शेयर है, वो तो हो गई। जब पैसा ला रहा अपने लिए तो हो गई। तो वो क्या होगा, बिल्डिंग अपने असली में कितने की लिए? 8 लाख। पर अभी कितने की होगी वो? तो उसमें जो बढ़ोतरी हुई है कितनी हुई है? 7 लाख की। वो 7 लाख हम लोग बांट लेंगे प्रॉफिट। अब बच्चे बोले प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, बिल्डिंग वैल्यू बढ़ गई ना, बेचिंग तो हो जाएगा। ये जो चीज है ना, ये कॉन्सेप्ट तोड़ता है ये एक मार्क्स के लिए आया था क्वेश्चन 4 साल पहले। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज जो होता है, वो कौन सा वॉल्यूएशन करता है? कोई कॉन्सेप्ट का, तो वो कॉन्सेप्ट का नाम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का वॉल्यूएशन है ये। असली में तो कोई आपसे पूछ लेगा भैया बिल्डिंग तो लिखी नहीं ना, प्रॉफिट क्यों बांट रहे हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक वॉल्यूएशन है, बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक वॉल्यूएशन है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का। किसका? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। आपने पढ़ा होगा 13 कॉन्सेप्ट, अगर याद हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी था, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये समझाता था, जब तक कोई एसेट बिके ना तो उसकी ओर रियलाइज मत करो, क्योंकि रियलाइज हुई नहीं ना, एसेट तो आपके पास है, पैसे भी नहीं आए आपके पास। हाँ, आपने बेच दिया है 8 लाख का एसेट, 15 में बेच दिया है, 7 लाख रुपए आ गए हैं, प्रॉफिट ज्यादा, तो रियलाइज हो गया, फिर करो। और रियलाइजेशन क्या होता है? बेमतलब अपन प्रॉफिट और लाइबिलिटीज जो भी होती है वो सब लिख देते हैं अपन लोग। और ये एक वॉल्यूएशन है, याद रखना, वॉल्यूएशन है एक कॉन्सेप्ट का। कौन से कॉन्सेप्ट का वॉल्यूएशन है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का। चल पहला, बिल्डिंग बढ़ गई। अब बिल्डिंग क्या है? एसेट। आप ट्रेडिशनल रूल से पढ़ने जाओगे कुछ ना पढ़ पाओगे, वो कम्स इन गोज आउट। अब कम्स इन क्या है बताओ? अच्छा, बिल्डिंग अपने आप बढ़ गई, कितने की? 40,000 बिल्डिंग बढ़ गई। अब मुझे बताओ आप लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे ट्रेडिशन में? बताओ। डेबिट वर्ड कम्स इन, कुछ कम्स इन हुआ, अपने आप बिल्डिंग बढ़ गई 40,000 से। पर मॉडर्न रूल्स यहाँ पे सही है बिल्कुल। देखो कैसे बिल्डिंग बढ़ गई, अपन इसी का बिल्डिंग एसिड है, और कोई भी एसिड बढ़ता है कहाँ बढ़ता है? डेबिट पे बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गई। कितने से? 40,000 से। और सामने घुसेड़ दो क्या? बच्चों बोले रिवैल्यूएशन नीचे क्यों आया? बता रहा, प्रॉफिट हो गया अपन को बैठे बैठे। बिल्डिंग बढ़ना अपने लिए, मालिकों के लिए प्रॉफिट की बात है, खुशी की बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन कहाँ पे नीचे आ रहा है। आपको रिवैल्यूएशन मत देखो, आप लोग ये देखो बिल्डिंग के साथ क्या हो रहा है। बिल्डिंग एसिड है, बढ़ रहा है तो डेबिट डाल दो, और सामने क्या घुसेड़ दो आप लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना? तो वीडियो दूंगा तो उसमें कर लेना, लिखना की जरूरत है किसी को, सब देखो बस। अब सुनो बच्चों, दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं फर्नीचर, जब अपने फर्नीचर लिखे लिए थे वो थे मेरे 7 लाख के, तब फर्नीचर ऑफ ₹7 लाख इज नाउ वैल्यूड एट ₹4 लाख के हो गए वो फर्नीचर। नाउ कितने के हो गए? 4 लाख के। तो बोलना भैया फर्नीचर गिर गए, 7 लाख के फर्नीचर कितने हो गए? अरे बाप रे, धच लग गई, लॉस हो गया। कितने लॉस हुआ?
फर्नीचर गिर गया ना, टू फर्नीचर। तो जब कोई नया पार्टनर आए, उसके पहले ही आप लोग, कोई नया पार्टनर आए उसके पहले ही वैल्यू को कम कर लो, वैल्यू को बढ़ा लो, यानी रीवैल्यूएशन कर लो। क्योंकि जब वो आएगा तो वो भी अपना हिस्सा मांगेगा, तो हम क्यों देंगे उसको यार। जो गलती हुई है फर्नीचर में वो हमसे हुई है, जो कमाई हुई है बिल्डिंग में वो भी हमसे होगी, सब चीज हमसे है। जब मैंने बिल्डिंग लिया था ये वाली 10 लाख की, आज 1 करोड़ की बिल्डिंग है, कितनी बढ़ोतरी होगी, 90 लाख की। वो 90 लाख मेरी कहलाएगा ना, क्योंकि मैं अकेला पार्टनर था। हाँ कोई और आ जाता और वो भी पार्टनर हो जाता तो बिल्डिंग किसी होती, और जो प्रॉफिट होता है बिल्डिंग में हुआ तो है नहीं कुछ, बस बिल्डिंग बढ़ाते हैं तो कितने की युद्ध होगी। तो जब कोई पार्टनर नया आए उसके पहले क्या करना चाहिए, रीवैल्यूएशन। और जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो किसका होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स का। टू फर्नीचर लिख दिया मैंने, सामने क्या घुसेड़ देंगे बेटा अपन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, कि कितने से गिर गई, 7 लाख की चीज 4 लाख की हो गई, कितने से गिर गई। तो बिल्ड फर्नीचर गिरा, टू फर्नीचर, नीचे क्या है फर्नीचर, तो बोला भी है मॉडर्न रूल्स, क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन असेट्स। बोलो क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन असेट्स, और सामने क्या डाल दो बच्चों। चलो अब बात करते हैं कुछ लाइबिलिटीज के बारे में भी। थर्ड एंट्री, क्रेडिटर्स इंक्रीज्ड बाय रुपीज। बेटा क्रेडिटर बढ़ गया कितने से, 40,000 से। क्रेडिटर की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बढ़ेगी, क्रेडिट पे बढ़ेगी। जो बच्चों ने ये सीख लिया उनके लिए बहुत इजी आएगा 12th क्लास का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर भी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं फिर से आज। सामने क्या डाल दूंगा बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा। फोर्थ, अब मैं आपसे बोलूं बिल्स पेबल, ये लायबिलिटी लिखवाई नहीं मैंने, ये भी एक लायबिलिटी होती है ना। बिल्स पेबल डिक्रीज्ड बाय रुपीज, बिल पेबल कम हो गए बेटा। बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। बिल्स पेबल लायबिलिटी है और लायबिलिटी हो रही है बच्चों कम। बताओ सामने क्या डाल दूं, नीचे नीचे यानी नीचे क्या डाल दूं, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। तो बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो रही, कम, टू। बस आपको ये देखना कि वो ऐसे बढ़ रहा है या घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, बस एज सिंपल एज दैट। अब पांचवा पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूंगा स्टॉक जो कि एसेट है, इज स्टॉक ऑफ रुपीज 40,000 बिकम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड। स्टॉक आउटडेटेड हो गया, खराब हो गया। स्टॉक क्या है, एसेट, टू स्टॉक आएगा। ठीक है, सामने क्या आएगा बताओ, लॉस हुआ है, लॉस के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट पे आएगा। कितने लॉस हुआ है, 40,000 40,000। ये हो गया आपकी पांचवी एंट्री, सिक्स एंट्री। और सिक्स एंट्री बोलूं मैं, ये पेटेंट्स ऑफ रुपीज 13,000, 13,000 के पेटेंट्स जो है ना, इज नाउ बिकेम वैल्यूलेस। पेटेंट क्या होता है, तो बोला भैया एसेट, वैल्यूलेस हो गया एसेट, क्या हो गया बेटा, वैल्यूलेस। तो टू पेटेंट्स, सामने क्या आएगा बच्चों, वही आएगा जो आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। 13,000 13,000 खत्म, ऐसा। ठीक है, हो गया बच्चों, समझ में आ गया। अब बात पेटेंट की हो गई, बात स्टॉक की हो गई। सातवीं एंट्री,
अनरिकॉर्डेड फर्नीचर इज ₹40,000। बच्चों क्या होता है, कई बार हम फर्नीचर लेके आते हैं, रखते हैं अपने घर पे और उसको लिखना भूल जाते कहीं भी। अपनी शॉप पे लाए, ले आए, बिल पड़ा हुआ है, भूल गए। अब तो याद आया, अब नया पार्टनर आने वाला तो याद आया, अरे वो फर्नीचर भी है, रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करो। फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट बच्चों कहाँ रिकॉर्ड होगा? और सामने क्या घुसेड़ देंगे आप लोग? बस सीख गए, शाबाश, समझे? ये सिंपल सी कहानी, बस और कुछ नहीं है। 8। अब बात करूं मैं लायबिलिटी की। अनरिकॉर्डेड बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट, एक बैंक ओवरड्राफ्ट है अपने ऊपर, अपन को याद ही नहीं था, 10,000 रुपए का, आज याद आया, रिकॉर्ड कर लो भाई। टू बैंक ओवरड्राफ्ट, सामने क्या आएगा बच्चों? रीवैल्यूएशन। समझ गए? इतना सिंपल सा है, बस सिंपल सा। बस ये देखना है कि फर्नीचर कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो बोला भाई फर्नीचर तो एसेट है, और एसेट कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट पे। और सामने क्या डाल दोगे? रिवैल्यूएशन। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट पे। अब बात ये क्रेडिट पे क्यों होगा, तो बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कहाँ चालू होती है? क्रेडिट पे। और सामने क्या डाल दोगे आप लोग? अब 9वां 9th प्रीपेड सैलरी इज ₹40,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऐसा लिख के आएगा आपको, प्रीपेड सैलरी है इज ₹40,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिकॉर्ड करो भाई। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड होता है असेट, प्रीपेड होता है असेट। तो प्रीपेड एसेट है बच्चों, और एसेट आप लोग को मालूम है बच्चों कहाँ रिकॉर्ड होगा? 40,000। सामने खाली पड़ा बच्चों, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नो भी एंट्री। ठीक है? 10वीं 10th पॉइंट आपसे मैं बोलूं, सैलरी ड्यू, रेंट ड्यू। चलो रेंट ड्यू है ₹10,000 बट नॉट येट पेड। रेंट देना है, 10,000 बट नॉट येट पेड, हमने पे ही नहीं किया। तो जो चीज पे नहीं की है वो है आउट स्टैंडिंग रेंट। ठीक है? और सामने क्या डाल दो बच्चों? ये बात 10,000 10th एंट्री हो गई। बस आप लोग को बस मॉडर्न रूल्स का दिमाग में रखना हमेशा, अपने आप इजी हो जाएगा ये चैप्टर। ये चैप्टर क्या पूरा पार्टनरशिप इजी हो जाएगा। 11 पॉइंट 11वां पॉइंट, इंटरेस्ट। बैंक से इंटरेस्ट मिलता है पर मिला नहीं अभी तक, क्यों? तो बोला भैया एफडी में इंटरेस्ट मिलते नहीं है, बैंक आपके अकाउंट में जोड़ते जाता है। इंटरेस्ट अर्नड ₹5,000 बट नॉट येट रिसीव्ड। या किसी से इंटरेस्ट लेना होगा, उसने आपको अभी तक दिया नहीं, तो जो चीज अर्न है और रिसीव नहीं है, जो चीज अर्न है और रिसीव नहीं है वो है अक्रूड। क्या बच्चों? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। सामने क्या डालो बच्चों? $5,000 as simple as that। बोलो as simple as that। 12th पॉइंट, इंटरेस्ट अर्न हो गया। अब हमको कमीशन एडवांस में मिल गई है,
कोई काम करवाना है किसी का, उसने पैसे पहले दे दिया अपन को, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 13,000 कमीशन मिल गई। अपन ने काम किया नहीं है, कमीशन पहले मिल गई है। सर पे बोझ, लायबिलिटी टू अनअर्न्ड, क्या बोलोगे, अनअर्न्ड कमीशन, और सामने क्या डालोगे बच्चों, तेरह हजार खत्म, ठीक है, 12 एंट्रीज खत्म। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इंटरेस्ट अर्न्ड ₹5,000 बट नॉट येट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड। तो आप लोग बोलोगे इंटरेस्ट अर्न्ड है, कमा लिया अपन ने और अपन को मिला, दैट मीन्स ये है अक्रूड है, और जो भी चीज अक्रूड है वो है एसेट। एसेट रिकॉर्ड होता है डेबिट पे, सामने क्या आएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹13,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹13,000। तो जो चीज एडवांस में मिल गई बेटा वो क्या है, अनअर्न्ड, अनअर्न्ड या लायबिलिटी। लायबिलिटी का रिकॉर्ड होती है बच्चों क्रेडिट पे, और सामने क्या डालोगे, अब सुनो, अब थोड़ी टफ एंट्रीज में भी आ जाएंगे पर थोड़ा बाद में। क्रिएट प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस ₹10,000। लीगल डैमेजेस देना हमको, चुकाना है किसी के पैसे, ये लीगल यानी कोर्ट से चुकाना है 10,000 रुपए। सर पे बोझ है, क्या हुआ ये, सर पे बोझ, और जो भी चीज सर पे बोझ है, और प्रोविजन नाम अपने आप में लायबिलिटी हो गया, कोई प्रोविजन क्या की हो गया, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का रिकॉर्ड होगी टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। सामने खाली पड़ा बेटा, तो डाल दोगे आप लोग क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे पूरा रेडी आएगा। ठीक है कृष्णा यादव, ठीक है पीयूष, 14th। अगर मैं बोलूं आपसे क्रिएट प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन ₹15,000, हमको क्या करना बेटा, प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन, फिर से प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन। कोई काम छोड़ेगा तो उसको पैसे देंगे, कंपनसेट करेंगे। कोई मशीन में काम करते हैं तो गिर आएगा, सर फट आएगा, हाथ टूट आएगा, टांग टूट आएगी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो भी उसको क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन, पैसा। सिंपल सी कहानी ये है कि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई भी प्रोविजन बनाना, और प्रोविजन अपने आप में एक लायबिलिटी ही होता है, और लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट पे। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, सामने क्या डाल दो बच्चों, अकाउंट डेबिट 15,000, 14 पॉइंट भी हो गए। लो अब आएंगे 15 पॉइंट पे, थोड़ा टफ पॉइंट चालू कर रहे हैं हम। पॉइंट ये बच्चों देखो, एक पॉइंट ये दिखा दो पहले, डेप्रिशिएट मशीनरी ₹40,000 बाय रुपीज 40,000। ये तो ये इजी है, फिर भी मशीन को डेप्रिशिएट करना है, मशीन को क्या करना है, डेप्रिशिएट। तो 11th क्लास में इसकी एंट्री होती है, 11वीं क्लास में डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ऐसे होती थी। इस बार डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, इस बार बैड डेट वर्ड नहीं आएगा, इस बार बैड डेट रिकवर्ड वर्ड नहीं आएगा, उसी का क्या जाएगा, तो मतलब भैया
डेप्रिसिएशन जगह क्या आ गया, क्योंकि रिवैल्यूएशन खर्चों का नहीं होता है, किसका होता है, मशीन का। मशीन है ना एसेट, तो मशीन तो कम हो गई है 40,000 से। 15th एंट्री। 16th डेटर मिस्टर राजा became bad, ₹10,000 इससे लेना होगा। डेटर था 10,000 रुपए का, ये बैड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे खा गया। तो जब ये पैसे खाई गया है तो 11वीं एंट्री क्या होती है 11वीं में, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। इस साल बैड डेट कराओ, बैड डेट की क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। ये होगी बेटा 16 पॉइंट। अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूँ, अब आप लोग किसी से पूछूं मैं, डेप्रिशिएट कर दो मशीन को, तो आप लोग क्या बोलोगे, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। मैं बोलूं पैसे खा गया राजा डेटर, तो क्या बोलोगे आप लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। अब 17 पॉइंट, सोल्ड बिल्डिंग ₹4 लाख एट ₹4 लाख। 4 लाख की बिल्डिंग अपन कितने बेच दी, 4 लाख में। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या रिवैल्यूएशन आएगा, नहीं। क्यों नहीं आएगा बताओ, तो बोला भैया ना लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आएगा बिल्डिंग जाएगी, बस पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग गई, टू बिल्डिंग 4 लाख 17th एंट्री, ठीक है। चलो अब 17 पॉइंट हो गया। 18 पॉइंट, तो बिल्डिंग बेची आपने थी इससे पहले, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, अब बिल्डिंग बेच रहे फिर से, पर अब लॉस होगा। सोल्ड बिल्डिंग ऑफ ₹40 लाख, 40 लाख की बिल्डिंग भाई, सोल्ड बिल्डिंग ऑफ 40 लाख एट ₹36 लाख। कितने लॉस हुए बेटा, 4 लाख, ठीक है। लॉस आर ऑलवेज डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पैसा आएगा, बोलो हाँ आएगा। कैश कम आया मगर बेटा 36 लाख आया बच्चों। लॉस हुआ, लॉस के लिए क्या आएगा बच्चे, रिवैल्यूएशन डेबिटेड 4 लाख टू बिल्डिंग 40 लाख। कैश अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। डेबिट में क्यों आया, तो बोलना कैश एसेट है, डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट। रिवैल्यूएशन लॉस है, लॉस डेबिट में क्यों आया, तो बोलना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में बिल्डिंग क्यों आई, तो बोलना क्रेडिट में क्या आता है, डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट्स। 19 पॉइंट, सोल्ड बिल्डिंग ऑफ 40 लाख एट 45 लाख। अब प्रॉफिट हो रहा बेटा, अब क्या होगा बच्चों, कितने प्रॉफिट हुआ बताओ, कितने प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहां आता है, प्रॉफिट क्रेडिट पे आता है, प्रॉफिट कहां आता है, क्रेडिट पे। सब बच्चों बताओ प्रॉफिट कहां आता है, ठीक है। तो एंट्री अब होगी, पैसा आया, कितना आया, 45 लाख आया। बिल्डिंग गया, कितने गया, टू बिल्डिंग अकाउंट 40 लाख,
और लॉस हुआ तो लॉस तो नहीं हुआ, क्या हुआ उसकी जगह प्रॉफिट की क्या होगा 5 लाख। ये हो गई 19 एंट्री आपकी। अब मैं किसी बच्चे से पूछूंगा अगर क्या डेबिट पे क्यों आ रहा है तो बोल देना एसिड बढ़ते हैं डेबिट पे, बिल्डिंग नीचे क्यों आ रही है तो बोल देना एसिड घटते हैं क्रेडिट पे, डिवैल्यूएशन नीचे क्यों आ रहा है क्योंकि ये क्या हुआ बेटा, यही सेम एंट्रीज एडमिशन में रहेगी, रिटायरमेंट में रहेगी, डेथ में रहेगी, एज वेल एज चेंज इन पीएसआर में रहेगी, एंट्री यही रहेंगी सब, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, इसलिए बोलो रट लो। अब 20वीं एंट्री 20th, अब सुनो बच्चों, राजा अ डेटर ऑफ ₹50,000 became insolvent and paid 40 पैसे in a rupee as first and final डिविडेंड। अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ राजा एक डेटर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है एंड पेड 40 पैसा इन अ रूपी एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो कोर्ट से ऑर्डर लेके आता है कि मुझसे कोई पैसे मांगने ना आए बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है, और कोर्ट ने ये लिखा है कि आप सब क्रेडिटर के 40 पैसे दोगे। बात ये 40 पैसे क्या होते हैं, 40 पैसा इन अ रूपी, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, 100 पैसे में 40 पैसे आप दोगे, यानी मुझे राजा से कितने लेना है 50,000, मैं 50,000 नहीं ले पाऊंगा उससे। 40 पैसा इन अ रूपी का मतलब 40% होता है, 40% क्या होता है बेटा 40%, तो 40% मुझे मिलेंगे और 60% नहीं मिलेंगे, तो वो आपके लिए बैड होगा, बैड डेट। क्या होगा वो आपके लिए बैड डेट। पैसा आया, लॉस भयंकर हुआ, अरे जो मिले सो अच्छा ना, वो कुछ नहीं देता तो क्या कर लेते आप लोग, कोर्ट ने बोली चलो कुछ तो दो, टू डेटर, डेटर कौन है राजे, राजे से कितना लेना है 50,000, और कितना दिया उसने 40 पैसा, 40 पैसे का मतलब क्या होता है बच्चों 40%, 40/100, 20,000 रुपए मिल गए, यानी दैट मीन्स ये है 30,000 नहीं मिले, 30,000 लॉस हुआ है, और लॉस के लिए रिवैल्यूएशन कहां पे आ जाता है डेबिट पे, लॉस के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट पे, लॉस के लिए डेबिट पे, हाँ। तो ये हो गई आपकी 20वीं एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। तो अब मैं कभी भी ये एंट्री कहीं को समझ नहीं आती, 11वीं में भी 12वीं में भी। राजा डेटर ऑफ 50,000 became insolvent and paid 40 पैसा in a rupee as first and final dividend। 40 पैसा in a rupee समझ जाना 40% है, 40% है। तो एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू राजा। 21st एंट्री देखो, विमल डेटर हु बिकेम, जुबा केसरी, हाँ सही बोला तूने विमल डेटर हु बिकेम इंसॉल्वेंट। विमल जुबा केसरी जो है वो क्या हो गया इंसॉल्वेंट, लास्ट ईयर बिकेम इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर, नाउ पेड अस ₹3,000। कुछ नहीं से कुछ सही, विमल ये भाग चुका था 2019 में, अब आया और 3,000 दे दिए, प्यार से अपने पास आया, अपन देख के आंख लाल हो गई अपनी, किरे तो भी आ रहा पैसे दे रहा हूं, उसने निकाला 3,000 दे दिया। अपन बोले क्या हुआ, कुछ ना मिले तो कुछ मिल जाए कम से कम, अपन खुश हो गए। जिसको अपन ने बैड समझ लिया था, बैड डेट, पैसे नहीं मिलने वाले, वो कितने दे रहा अपन को, तो अपने पास क्या आ रहा है बच्चों, कैश आ रहा है 3,000 टू बैड डेट रिकवर्ड। पर ये 11वीं की एंट्री ली है मैंने, इस तरह ऐसी एंट्री होगी
12th में ये एंट्री नहीं होगी। 12th में बैड डेट रिकवर्ड इनकम है, इनकम होता है 11वीं का। इनकम थोड़ी लिखना अपन को, इनकम की जगह क्या आएगा बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट होगी। अब मैं कभी पूछूंगा बैड डेट रिकवर्ड 12th में आप लोग को क्या बोलोगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू, ये हो गई 21वीं एंट्री, 21st 22वीं। पार्टनर एक्स, मान लो एक पार्टनर एक्स है, टेक्स ओवर बिल्डिंग ऑफ रुपीज 4 लाख एट रुपीज 40 लाख की बिल्डिंग जो थी, 4 लाख नहीं 40 लाख एट रुपीज 40 की बिल्डिंग 40 ले गया। एक्स बोला, अपन लोग 4-5 पार्टनर है, टिल्लू पप्पू लल्लू एक्स सब मिला के। तो एक्स अपन से बोल रहा है भाई सुनो मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मुझे बिल्डिंग दे दो। अपन लोग 40 लाख दे दे भाई, तू बिल्डिंग दे दे रहे, बोल ले लेना, मेरे अकाउंट से काट लो, अकाउंट से काट लो, यानी जो उसने पैसे पहले से लाया था उसी में से निकाल लो। चलो ठीक है, उस पैसे से निकाल ले रहे। एक्स से कैपिटल हो जाएगा कम। कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी, अभी बताया मैंने, शुरुआत में बताया ना। कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी। अरे कुछ भी लायबिलिटी, लायबिलिटी तो है नाम ना। लायबिलिटी कम कहाँ होती है और कैपिटल कम कहाँ होता है? उसके अकाउंट से मैंने निकाल लिया। क्यों निकाला? रीजन क्या था? वो ले गया अपनी बिल्डिंग। हर एक चीज मॉडर्न रूल पे आधारित है। ये सब चीजें किस पे आधारित है? एक्स कैपिटल कम हो गया। मान लो एक्स ने अपन को दिया होगा पहले शुरुआत में 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, 50 लाख, चलो 50 लाख दिया। एक्स यहां पड़ेगा, अपने धंधे पड़े कितने? 50 लाख। अब वो 40 लाख की बिल्डिंग ले जा रहा है, तो क्या उसको 90 लाख देंगे अपन? नहीं, 50 लाख लाया था उसने घर से अपने शुरुआत में, इस साल की शुरुआत में। अब वो 40 की बिल्डिंग ले जा रहा है, अपन ले जा। अब उसका कैपिटल कितना बचा? सिर्फ 10 लाख। कितना बचा? तो कैपिटल क्या हो, कम हो गया ना 40 लाख से। और अपने पास से क्या कम हो गया? अपने पास से कम हो गई बिल्डिंग, अपन लोगों के पास से कम हो गई है बिल्डिंग। 23rd पॉइंट। अब पार्टनर कल्लू टेक्स ओवर बिल्डिंग 40 लाख एट 35 लाख। कल्लू भी एक पार्टनर अपना, वो ले गया भैया क्या 40 की बिल्डिंग कितने में ले गया? कितना लॉस हुआ अपन को? 5 लाख का लॉस हुआ है। ये पेटी क्या है? पेटी क्या? पेटी अच्छा, लाख को पेटी बोलते बेटा, वाह यार। कल्लूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो खोखा किसको बोलते? खोखा 1 करोड़ को। कल्लूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड रीवैल्यूएशन, क्यों डेबिट पे क्यों आया बताओ? लॉस, लॉस के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट पे आएगा। 35 लाख, 5 लाख। और अपने पास से क्या गया? अपने पास से क्या गया? मैं बोल रहा हूं मत लिखना बार बार, है ना। कल्लूस कैपिटल, कल्लू कैपिटल कम हुआ कितने से? 35 लाख से। दिमाग लगा लिया कल्लू ने, 40 लाख की बिल्डिंग 35 लाख में ले गया। प्यार से बहला फसला दिया अपन को, अरे मैं गरीब इंसान, मेरे को बिल्ले नहीं रहने के लिए, पानी चूता है छपरे के नीचे, तो बोला चल ले जा भाई। तो अपने बोले ले जा, चल जा। अपन को नुकसान कितना हुआ? जब 40 की बिल्डिंग कितने ले गए? अपन लोग को नुकसान कितना हुआ? धंधे को नुकसान डेबिट होता है, लॉस डेबिट होता है। डेबिट हो गए 5 लाख। और कल्लू का कैपिटल कितने से कम हुआ? 35 लाख। हमारे पास से बिल्डिंग कितनी कम हुई? चली गई बिल्डिंग, बिल्डिंग गई। तो ये ऐसी एंट्री करना आप लोग को बस हमेशा अप्लाई करना है मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स सीख जाओ, अपने आप से बता रहा मैं। जिसने भी ट्रेडिशनल सीखा हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी ट्रेडिशनल सीखा हो, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, वो सब भूल जाओ। वो 12th में कारगर नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री में बोलता आपसे, बताओ ट्रेडिशनल रूल से आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि प्रीपेड में क्या होता है? प्रीपेड में कुछ गया क्या आपका? नहीं गया।
आपका एसिड आ गया मतलब में, क्यों? आपने एडवांस पे कर दिया था पहले। तो ये सब प्रीपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी एसिड हो, कोई भी लायबिलिटी हो, हर एक चीज किसी दम पे चल रही है में मॉडर्न रूल्स। जिस बच्चे ने मॉडर्न रूल्स सीख लिया उसके पूरा अकाउंटिंग इजी हो जाता है। अब 24th, अब प्रॉफिट हो रहे हो, एक पार्टनर अपना लल्लू एक पार्टनर है, टेक्स ओवर बिल्डिंग ऑफ 40 लाख। लल्लू ने, वो बिल्डिंग अच्छी है आपकी, अच्छी लग रही है, मैं नहीं जा रहा, अपन 40 में नहीं देंगे, 45 कम में नहीं देंगे, तू पार्टनर रहे, लेना हो तो ले 45 में। चलो लल्लू मान गया। लल्लू के अकाउंट से अपन लोग लल्लूज कैपिटल अकाउंट कितने निकाल लेंगे? 45 लाख यानी 45 लाख। तू अपने पास से क्या गई? कितने की बिल्डिंग गई? 40 लाख। $5 लाख प्रॉफिट हुआ ना? प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 लाख का प्रॉफिट अपन को हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? लल्लू कैपिटल डेबिट में क्यों आया? तो बोला भैया 40 लाख की बिल्डिंग 45 लाख में ले जा रहा है, तो अपन उससे कितना लेंगे? 45 लेंगे। बिल्डिंग जो थी वो था एसिड, एसिड क्या हो गया? कम, 40 लाख का। और प्रॉफिट कितने हुआ? ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट रिवेल्यूशन जब होगा, यानी जब प्रॉफिट होगा तो रिवेल्यूशन कहां पे आएगा? क्रेडिट पे आएगा। कहां पे आएगा? चलो ये 23rd एंट्री हो गई है। अब ये देखो, ये समझना, 24th एंट्री, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ₹40,000 एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, out of this 1/4 amount has to be carried forward। अब बच्चे ये समझ पाते क्या लेना है क्या नहीं लेना है? पढ़ो, क्या लिखा है? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹40,000, ठीक है, एंड डेबिटेड टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए। आउट ऑफ दिस 1/4 अमाउंट हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड। अर्थात हमने पे किया 40,000 इंश्योरेंस, और जो कि डेबिट हो गया P&L में। अरे मेरे भाई, हर खर्चा डेबिट होता है, काय अलग से हमको बता रहे हो? वो लोग अपन को अलग से बता रहे हैं, कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ कि बच्चा कंफ्यूज है, 40,000 रुपये लिख दे। आप कंफ्यूज नहीं होना, बाकी बच्चे हो जाए। समझ में आया? तुम लोग नहीं होगे अब से। इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 है, जो कि डेबिट हो चुका P&L में, होता ही है P&L डेबिट, कोई नई बात नहीं बताया आपने। अब कहानी चालू हो रही है। आउट ऑफ दिस 1/4 जो अमाउंट जो है इसका, 40,000 का 1/4, 40,000 का 1/4 क्या होता है? 10,000। 10,000 अमाउंट हैज टू बी कैरिड फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब था अगले साल, दैट मीन अगले साल की बात कर रही है। हमने पे किया है और एडवांस पे करो। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है एडवांस, और पेड का मतलब होता है पेड। एडवांस पेड का मतलब होता है प्रीपेड। क्या मतलब होता है? प्रीपेड। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस है, अकाउंट डेबिटेड टू, क्या डाल दोगे? अब बात ये है कि पैसा के लिए 40 से नहीं, 40,000 का 1/4। अब ऐसा समझ आ रहा? इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने, 40,000 पे करो, कोई बात नहीं है, डेबिट कर दी P&L में, वही तो होता है। आउट ऑफ दिस 1/4 अमाउंट हैज टू बी कैरिड फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? खर्चा अगर कोई कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी वो अगले साल जा रहा है। जो भी चीज अगले साल जाती है वो होती है प्रीपेड। क्या होती है वो? तो एंट्री देखो क्या हुई बच्चों, 24th एंट्री हुई, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए? समझा अरसलान?
इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 52 प्रॉफिट एंड लॉस हो गई है। आउट ऑफ दिस इसमें से एक का होता है अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो गया, जब भी कोई एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड होता है तो अगले साल के लिए होता है, तो अगले साल का कितने पे करेगा, वो प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। बहुत सही, हाँ। अब इसके जस्ट उल्टा है, 25th वाला इसके जस्ट उल्टा है। अब तब तक एंट्री से बसा 25th कमीशन रिसीव्ड ₹60,000 एंड हैज बीन क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। क्रेडिटेड, अब देखो क्या है, क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। आउट ऑफ दिस 1/3 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, या ये भी लिख सकते हैं लोग कैरिज फॉरवर्ड वाला कहानी। कमीशन कितनी रिसीव हुई? 60,000। कहां क्रेडिट कर दिया आपने? अरे कमीशन रिसीव हुई भाई, कमाई है, कमाई क्रेडिट में आती है। सही लिखे लोगों ने, कोई नई चीज नहीं लिखी। आउट ऑफ दिस, इसमें से 1/3 जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, और कोई भी चीज अपने नेक्स्ट ईयर के लिए मिलती है, हमने कमाई नहीं है, हमको मिल गई है, अनअर्न्ड, क्या बोलते हैं इसको? नहीं समझ आया, क्या समझा रहा। कमीशन रिसीव हुई है, रिसीव पैसा आया है, कितना आया है? 60,000। हैज बीन क्रेडिटेड टू P&L। मेरे भाई हर चीज क्रेडिट होती है, कहां पे? आउट ऑफ दिस 1/3 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कैरी फॉरवर्ड। जो भी चीज एडवांस में मिलती है उसको बोलते हैं अनअर्न्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? अनअर्न्ड कमीशन। और सामने क्या आएगा बच्चों? आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सब जानते हैं। 60,000, 60,000 नहीं, 60,000 का 1/3, 60,000 लिखो तो गलत हो जाएगा। 20,000 20,000 60 तो मिली है, पर उसमें से जो 1/3 है वो सर पे बोझ है। तो सर पे बोझ क्यों है? क्योंकि वो अगले साल की है, वो इस साल की नहीं है। समझ आ गया? कोई मेरे को फीस दे भैया, फर्स्ट ईयर की फीस रख लो 4,000 है, बोलो क्यों दे रहे भाई? बोले रख लो भैया, पैसे रहे ना रहे, तो वो पैसे मेरा हो गया क्या? 4,000 दे दी बच्चे ने, और मेरे सर पे बोझ है आने वाले साल के लिए पढ़ाना उसको, क्योंकि चालू भी नहीं हुआ उसका भी, अभी 12th में है, और पैसे कब के लिए दे दिया उसने? फर्स्ट ईयर के लिए। तो वो 4,000 रुपये सर पे क्या होंगे? बोझ। उसको मैं बोलूंगा अनअर्न्ड कमाई, अनअर्न्ड फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आई सबको? पल्ले पड़ गया? चलो, सुनो, अब ये थोड़ा सा अलग है। कंप्यूटर which was written off as scrap कबाड़, ₹10,000 के, now sold at ₹3,000। यही बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए अच्छे समझना। कंप्यूटर हमने सोचा क्या है, जमाना पता नहीं कोर टू डीओ का, डीओ टू कोर का, पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे भी नहीं आइडिया। अब तो बहुत सारे लेटेस्ट आ चुके हैं। पहले आते थे P1 P2 P3 P4 जब मैं छोटा था। अब मेरे पास P3 पड़ा हुआ है कंप्यूटर। अब वो बहुत आउटडेटेड हो चुका भाई, एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई। अब तो जो P3 है, जो आराम आराम से चलता था कछुआ, अब वो बिकने को तैयार हो गए। लो, एक बंदा आया, बोला भैया कंप्यूटर पड़ा हुआ है आपका, डेस्कटॉप ये फलाने का सब दे दो मेरे को 3,000 में। जिसको मैंने राइट ऑफ कर दिया था, कबाड़, स्क्रैप मान लिया था, कबाड़ है, मैं भी यूज करता रहा। किसी स्टूडेंट की नजर पड़ी होगी, किसी व्यक्ति की नजर पड़ी होगी, भैया पास है तो उसको कुछ काम होगा उस पर, तो उसने मेरे से ले लिया। और कितने रुपए दे दिया? पैसा आया ना, पैसा आया। कितना आया? मगर 10,000 नहीं आया। कितना आया? 10,000 आ भी नहीं सकता ना। राइट ऑफ लिखना, रिटर्न ऑफ, यानी क्या हो गया? वो 0, हमारे लिए वैल्यूलेस हो चुका है वो। उसके बाद भी कितने रुपए दे के आ रहा वो? कैश अकाउंट डेबिट टू पूरी कमाई, पूरी कमाई 26 एंट्री। समझ गए बच्चों? अब मैं पूछूंगा ये क्या कहानी थी, तो बोला कंप्यूटर राइट ऑफ हो चुका था, राइट ऑफ यानी 0 हो चुका था,
कबाड़ मान लीजिए भैया आपने, उसके बाद ही वो बिक गया कितने में, 3,000। तो एंट्री क्या होगी, पैसा आया और पूरी कमाई, अपनी पूरी कमाई है। 27। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं इन चीज सब बता रहा हूं मैं। बिल्डिंग ऑफ रुपीज 44 लाख, इट्स बुक वैल्यू, ये पहले भी नहीं बताया मैंने, आज बता रहा हूं। इट इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। बहुत अलग कहानी है ये, आपको सिंपल कहानी लग रही, बिल्कुल नहीं है। बिल्डिंग ऑफ रुपीज 44 लाख, 44 लाख, कॉमा इट्स बुक वैल्यू, जो कि ये बुक वैल्यू इसकी, इट इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। ये 10% ओवर वैल्यूड है, अलग कहानी है, बोलता रहा हूं। 10% ओवर वैल्यूड है, यानी इसका मतलब ये है, ये जो बिल्डिंग है वो 110% है। 44 लाख जो लिखा हुआ है वो कितना बच्चों, कि 10% ओवर वैल्यूड है, यानी वो चीज, हर चीज 100% होना चाहिए। ये चीज कितनी है, 10% ओवर वैल्यूड है, कितने परसेंट की है ना, तो 1% निकालो पहले। 44 lakhs डिवाइड बाय 110, काटोगे 40,000 आएगा, कितना आया। वी हैव टू फाइंड आउट 10% जो ओवर वैल्यूड है। 40 से 10, 4 लाख से ओवर वैल्यूड बेटा, कितने से ओवर वैल्यूड है, तो 4 लाख से कम करो उसको। जो भी चीज ओवर वैल्यूड होती है अकाउंट में, याद रखना मेरी बात, सुन रहे हो ना, जो भी चीज ओवर वैल्यूड होती है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ता है। तो बिल्डिंग धोखे से ओवर वैल्यूड होता है, तो धोखे से ज्यादा, उसको क्या कर दोगे, एंट्री क्या होगी आप लोग जानते हो। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग क्या होगी, क्या होगी, रीवैल्यूएशन टू बिल्डिंग क्या होगी, समझ ली कहानी। ये कहानी फिर बता दे, मैं एक बार समझा फिर से, कहीं वो समझ नहीं आती एक बार में, इसलिए अभी एंट्री बताऊंगा, पहले उससे पहले समझा दीजिए अच्छे से। बिल्डिंग ऑफ रुपीज 44 लाख, इट्स बुक वैल्यू, ये इसकी बुक वैल्यू है। इट इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब दूसरे लेके समझाता है एग्जाम्पल, तो और अच्छे समझ में आएगा। इसको कर देना 48 लाख, इसको कर देना 20%, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, अब समझ में आएगा। 48 लाख 20% ज्यादा है, यानी ये कितने की होगी अभी, 120, यानी ये चीज कितने की, 120% की है। कितनी, 48 लाख। 1% क्या होगा बताओ। अरे बचपन नहीं करते रहे, 12 रुपए की 48 चॉकलेट आती है, करते थे, तो 1 रुपए कितनी चॉकलेट आएगी, वही है 120 रुपए की, मान लो 480 चॉकलेट आती है, तो 48 डिवाइड बाय 120, काटता है भाग का भाग। 1% कितना है बेटा, 40,000, और हमको निकालना है 20%। 40,000 इंटू 20, ये आएगा 8 लाख। यानी ये जो बिल्डिंग है जो 48 लाख की है, वो 48 लाख की नहीं है, वो 8 लाख बढ़ी हुई है। कितनी यानी वो, हमको तो 8 लाख से कम करना है, तो एंट्री हमारी ये होगी, री वैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। 8 लाख से बढ़ी हुई थी, 8 लाख से बढ़ी हुई थी, खत्म। अब मैं किसी से पूछूंगा बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, अभी ओवर वैल्यूड है, कितने से ओवर है, यानी बिल्डिंग कितनी है, तो आप लोग हमेशा बोलना 120% बिल्डिंग अभी, और हमें कितने लिखना है बुक में, 100%, तो कितने परसेंट से कम करेंगे, तो मतलब ये 20% से, जितने से ज्यादा है उतने से कम करेंगे। रिलेशन टू बिल्डिंग 8 लाख 8 लाख, समझ में आ गया। बिल्डिंग ज्यादा थी, उसको अपन क्या करेंगे, 28वीं एंट्री, इसका उल्टा वो भी 28। अब मशीनरी ऑफ रुपीज 36 लाख इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। धोखे से 10% कम लिखी हुई मशीनरी, यानी जो अभी लिखी हुई मशीनरी ना, वो 90% बस। कितना है वो, कितना है वो,
वो 10% से अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ये है कि वो लिखी हुई है 90%। अगर 90% में भाई और बहनों कितना है 36 लाख, तो 1% क्या होगा बच्चों, डिवाइड बाई 90, 36 लाख डिवाइड बाई 90, तो ये काट पीट क्या आएगा आपको 40,000। हमने निकाला 10%, 40,000 इंटू 10, 4 लाख से कम है बेटा, 4 लाख से कम है बच्चों। कितने से कम है? तो मेरे भाई बढ़ा दो ना यार, अगर कम है तो बच्चों उसको बढ़ा दो। और बिल्डिंग या मशीन बढ़ने की एंट्री होगी, मशीनरी डेबिट टू, मशीन डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। फिर से बता रहा है, फिर समझा रहा, उसके बाद में एंट्री लिखूंगा। मशीन ऑफ रुपीज 36 लाख इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। 2 के से कम है, कितनी परसेंट कम है? ये कितना लिखा है, यानी इसका मतलब ये है जो 36 लाख लिखा है ये कितना लिखा हुआ है 90%। 90% है 1% क्या होगा बेटा बताओ? आप लोग बोलोगे 36, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको? यूनिटरी मेथड। 10% कितना होगा? अबे ये 10th में नहीं, ये 5वीं 6वीं क्लास से भी दूसरी तीसरी क्लास पढ़ते हैं। 0 0 ये काटा है। 4 लाख से क्या है ये अंडर वैल्यूड, तो मेरे भाई बढ़ा दो। और बढ़ाने की एंट्री आप लोग जानते हो बच्चों, मशीनरी अकाउंट टू अलग कर दूं, समझ में आ गया? शानदार। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कितना पैसा आएगा 4 लाख। कितना पैसा आएगा बच्चों 4 लाख। समझाओ असल समझा तू, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में क्या डिफरेंस है? अंडर वैल्यूड में जितना भी परसेंट दिया होगा, अंडर वैल्यूड में 10% दिए तो जितना भी अमाउंट है वो 10% कम है, मतलब 90% है। और ओवर वैल्यूड है 10%, तो ये 100%, 110% का अमाउंट दिया गया है। मेरे रुक जा, अगर कोई भी चीज ओवर वैल्यूड है, ओवर 10% ओवर है यानी वो 110% लिखा है। अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड है 10%, तो चीज 90% लिखी है। इतनी चीज समझ लो। हिंदी में ओवर वैल्यूड का मतलब होता है धोखे से ज्यादा, और अंडर वैल्यूड का मतलब होता है धोखे से कम। तो जो चीज धोखे से कम कर दी आपने उसको बढ़ाओगे, और जो चीज धोखे से आपने ज्यादा कर दी उसको घटाओगे। यानी ओवर वैल्यूड को घटाओगे, अंडर वैल्यूड को बढ़ाओगे। समझ गया? तो ये मशीन क्या थी बेटा? मशीन क्या थी बेटा? तो मैंने उसको बढ़ा दिया, देखो समझा दे। अंडर वैल्यूड को बढ़ाओ, ओवर वैल्यूड को गिराओ। और अगर मैं बोलूं इसको, अभी ये बात समझ जा रहा है तो बच्चों को दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके करना नहीं है, चलो 29 पॉइंट कर दे, कोई बात नहीं कर देना। मशीनरी ऑफ रुपीज 32 लाख इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। लो अब सबको समझ में आएगा, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। 20% से अंडर वैल्यूड है, यानी हमने जो लिखी हुई है ये 80% है। 80% जो है वो कितनी है 32 लाख। तो 1% क्या होगा बच्चों? तो 1% आ गया बच्चों 40,000। हमें चाहिए कितने परसेंट? 40,000 इंटू 20 कर दो बस, तो एंट्री होगी। मशीनरी को अंडर वैल्यूड है तो उसको बढ़ा दो, मशीनरी अकाउंटेड टू 8 लाख। 8 लाख समझ में आ गया? अब आ गया वो सबको। मशीन अंडर वैल्यूड थी तो मैंने बढ़ा दिया। चलो अब तीसरी एंट्री। अब कोई भी चीज अगर अनरिकॉर्डेड है, सुन लो जो बता रहा हूं वो तीसरी एंट्री के लिए है। कोई भी चीज अगर अनरिकॉर्डेड है तो उसको रिकॉर्ड करो पहले, फिर जो करना करो, है ना? बता रहा कैसे। 30 पॉइंट, बिल्डिंग ऑफ रुपीज 20 लाख इज अनरिकॉर्डेड एंड नाउ सोल्ड फॉर रुपीज 20 लाख।
20 लाख की बेची जा रही है, और ऐसे नहीं बेच दोगे आप, पहले क्या करोगे उसको, कभी भी याद रखना मेरी बात, अनरिकॉर्डेड चीज को आपको रिकॉर्ड करना सीखना है। वेल्थ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनरिकॉर्डेड कोई चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड। बिल्डिंग अनरिकॉर्डेड थी तो चलो रिकॉर्ड कर देना, पहली एंट्री ये होगी इसकी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू 20 लाख, 20 लाख, ये रिकॉर्ड कर दिया मैंने। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। अब बेचूंगा इसको, किसको बेचूंगा अब मैं, बेच के पैसा आएगा। अगर बैलेंस शीट में बैंक दिया हो तो हर एंट्री बैंक से होगी, कैश से। अभी मैं कैश लिखा हूं, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि बैलेंस शीट में क्या दिया है, कैश दिया है। बैलेंस शीट में कैश है तो कैश आएगा, बैंक है तो बैंक आएगा। अब बच्चे बोलते हैं कैश और बैंक दोनों है, देते हैं कई बार, कैश भी होगा बैंक भी होगा तो बैंक लेते हैं। बैंक का अपर हैंड होता है कैश पे, क्योंकि आजकल जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं 20,000 से ऊपर के, उसके लिए बैंक से ही ट्रांजैक्शन करना अलाउड है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग बेच दिलो 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड चीज को पहले रिकॉर्ड करो, उसके बाद उसको बेचो बाचो। व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या करते हो आप, याद रखना 5 रूल्स अपने आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। 5 रूल। पहला, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, नो IOC इज अलाउड टू द पार्टनर्स, नो IOD शुड बी चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स, नो रेम्यूनरेशन शुड बी गिवन टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% ऑन देयर लोन। अगर जरूरत के समय में पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म का ये धर्म बनता है, ये कार्य बनता है कि वो फर्म को यानी वो पार्टनर को कितने परसेंट दे, 6% दे। कितना दे, 6% ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अब मैक्सिमम पार्टनर कितने होना चाहिए बताए, 50, 2 से 50। ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। कभी भी याद रखना पार्टनरशिप के बारे में कितने पार्टनर होना चाहिए, पार्टनरशिप ने आज तक 1932 से कभी नहीं बताया, बस उसने बताया 2 पार्टनरशिप 2 से चालू होगी, और कहां तक जाएगी कभी नहीं बताया। पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, उसमें 20 पार्टनर मैक्सिमम थे, 10 और 20 के दो लिस्ट थी उसमें, अब एक लिस्ट हो गई है। मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, 50। और ये किसने बताया बेटा, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने। पहले 1956 बताया था, बोला करो अब भूल जाओ, अब 2013 को याद करो। मैक्सिमम पार्टनर कितना होना चाहिए, 50, 2 से लेकर 50। हाँ, अब सुनो, बिल्डिंग ऑफ रुपीज 20 लाख इज अनरिकॉर्डेड एंड नाउ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 30 lakhs। क्या करोगे, तो बोला भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग को, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 20 लाख रिकॉर्ड कर दिया मैंने। अब मैं इसको सोल्ड ऑफ करूंगा कितने में, 30 में बेचूंगा। ये 31 पॉइंट है ना। हाँ, अब बेचेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड 30 लाख में बेच दिए टू बिल्डिंग अकाउंट 20 लाख टू रिवैल्यूएशन। समझ गए ना, ठीक है। पहले अपन रिकॉर्ड किया बीइंग बिल्डिंग रिकॉर्डेड, यहां नरेशन होगा, और फिर बीइंग बिल्डिंग सोल्ड। अब आप लोग समझ गए हो, ठीक है। अब आज का आखिरी टॉपिक बस, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या बोलते हैं बेटा, बस वो समझे, खत्म। सुनो 32nd पॉइंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता है, जब आता है डाउटफुल डेट at the rate of 10% on debtors book
वैल्यू ऑफ डेटर्स इज रुपीज 4 लाख के डेटर है, 4 लाख का 10%, 40,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। ऐसा लग रहा है कि बंदे पैसे खा जाएंगे, 4 लाख के 10% खा जाएंगे, तो पहले से प्रोविजन बना लो, लायबिलिटी बना लो, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेप्टेड टू प्रोविजन फॉर 40,000। आपसे मैं पूछूंगा 40,000 कैसे आया, तो आप लोग बोला 4 लाख का 4 लाख का 10%, 4 लाख का 10%, 40,000, 40,000। प्रोविजन क्या होती है? लायबिलिटी। प्रोविजन क्या होती है बच्चों? लायबिलिटी। 33rd, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स, बुक वैल्यू ऑफ डेटर इज 4 लाख, फुल स्टॉप। ओल्ड प्रोविजन पहले से दिया है, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 25,000, पहले से लायबिलिटी दी है, कितनी? 25,000। अब लायबिलिटी कितनी बनाना है? 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। और पहले से लायबिलिटी कितनी थी? 25 की। अब वो लायबिलिटी करना 40 की, 25 की लायबिलिटी 40 की करना है, यानी 15,000 की लायबिलिटी बढ़ाना है। एंट्री वही होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेप्टेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और मैं आपकी जगह हूंगा तो यहां दिखाऊंगा। अब प्रोविजन कितना हो गया है? 40,000, और पहले कितने था? कितने से बढ़ गया? लायबिलिटी 15 से बढ़ गई, लायबिलिटी 15 से बढ़ गई। और लायबिलिटी कहां बढ़ती? क्रेडिट साइड पे, मॉडर्न रूल्स। ठीक है, समझ में आ गया? पहले प्रोविजन कितना था? 4 लाख का 10%, 40,000। 40,000 में से कितने निकाल दिए? तो अब लायबिलिटी बढ़ाना है कितने से? 15 से लायबिलिटी बढ़ाना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? तो बोलना भैया लग रहा है कोई इंसान अपने पैसे खा जाएगा। 34th पॉइंट, 34th। अब थोड़ा अलग है, यही चीज जो है बच्चों नहीं बनती। चलो देखो, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स, बुक वैल्यू ऑफ डेटर इज 4 लाख। ओल्ड प्रोविजन कितना दिया है? ओल्ड प्रोविजन कितना दिया है? 53,000। 4 लाख का 10%, लायबिलिटी 40,000 है, और पहले लायबिलिटी देखो कितनी थी? 53 की लायबिलिटी अब कितनी हो गई? 40 की। कम हो गई लायबिलिटी। लायबिलिटी कब कम होती है? डेबिट में। गुड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेप्टेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 13,000। अब कोई मेरे से पूछे 13 कैसे आया, तो दिखा देना। यहाँ देखो, पहले लायबिलिटी कितनी थी? ये है लायबिलिटी, यहाँ दिखा रहा। पहले लायबिलिटी कितनी थी? अब लायबिलिटी कितनी हो गई? 53 की लायबिलिटी 40 की हो गई, 13,000 से कम हो गई। लायबिलिटी 13,000 से कम हो गई। और लायबिलिटी कम कहाँ होती बच्चों? डेबिट पे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेप्टेड टू, बोलो, अकाउंट डेप्टेड टू। फिर से बता, कई बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए एक आखिरी बार बता रहा। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%, बुक वैल्यू ऑफ डेटर 4 लाख, 4 लाख का 10%। अब प्रोविजन कितने करने का है? अब अपन को प्रोविजन करने का है 40,000। पहले प्रोविजन कितना था बेटा? 53,000। अब लायबिलिटी करना कितनी? 40,000। लायबिलिटी क्या हो रही बेटा? कम हो रही है। लायबिलिटी कम कहाँ होती बेटा? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेप्टेड टू कितने से कम हुई? बस लास्ट की 2 एंट्री प्रॉफिट की और लॉस की, खाता हम। प्रॉफिट की एंट्री क्या करो मालूम है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या है बताओ? ठीक है, एंट्री ये होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेप्टेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट कहाँ होता है? क्रेडिट पे। और जब बचता है प्रॉफिट यानी रिवैल्यूएशन नीचे होता है। अब वो रिवैल्यूएशन खत्म हो रहा है, प्रॉफिट खत्म हो रहा है, और प्रॉफिट क्या खत्म होता है? डेबिट में खत्म होता है। प्रॉफिट क्या खत्म होता है? डेबिट पे। और सामने क्या आएगा? नए पार्टनर को मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। इसलिए उनका कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और कैपिटल कहाँ बढ़ता है? क्रेडिट साइड। कैपिटल कहाँ बढ़ता है? कैपिटल कहाँ बढ़ता है? बस। इसके बाद आखिरी एंट्री आज की 36 पॉइंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन लॉस लिए क्या करोगे? तो बोलो भैया इसको उल्टा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब मैंने किसी से पूछा, अगर किसी से भी पूछा लॉस कहाँ होता है, तो बोला डेबिट पे होता है। और जब लॉस खत्म हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है? खत्म, तो कहां पे होगा? क्रेडिट पे। ठीक है। तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछ रहा हूं लॉस कहाँ होता है, तो बोला डेबिट पे। और खत्म कहाँ होता है? और ये लॉस किसके अकाउंट से निकाले आपने? लॉस किसी का कैपिटल कम करेगा? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देगा। तो आज अपने पूरा रिवैल्यूएशन सीखा। मैंने इसको फिर से इसलिए सिखाया कि आप लोग के दिमाग में पूरा बैठ जाए। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड क्या होता है? धोखे से ज्यादा। उसको अंडर वैल्यूड क्या होता है? धोखे से कम है। तो उसको एक बार आप लोग गो थ्रू करना, ये वीडियो बार बार देखना, तो आपको पूरी एंट्रीज याद आ जाएंगी। पेटेंट वैल्यूलेस कैसे होता है? रिवैल्यूएशन पेटेंट। और सुन लो, हाँ, अगर आप फिक्स एसेट को, टेंजिबल फिक्स एसेट को अलग करते हो, कम करते हो, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। पर आप जब इनटेंजिबल फिक्स एसेट को कम करते हो तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन।